हमने शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो है हम कर रहे थे और हमने 13th नंबर तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। वेरी शॉर्ट आंसर के 13 तक हमने कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 14 हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है गिव द एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14 कौन से स्टार्ट करेंगे हम? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है गिव नेम द गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए पार्टिकल विच हैज 0 रेस्ट मास एंड 0 चार्ज। ऐसा पार्टिकल जिसका रेस्ट मास 0 होता हो और जिस पर चार्ज भी 0 होता हो। याद रखेंगे ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं फोटोन। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला और क्वांटम इफेक्ट ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, तब हम फोटोन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम ध्यान रखेंगे फोटोन एक ऐसा पार्टिकल हम मानते हैं जिसके रेस्ट मास को हम 0 मानते हैं और साथ ही उस पर चार्ज भी क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। तो इट हैज 0 रेस्ट मास एंड 0 चार्ज। तो पार्टिकल विच हैज 0 रेस्ट मास एंड 0 चार्ज इज कॉल्ड फोटोन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है कि जो कांस्टेंट हमारा होता है, फोर्स कांस्टेंट जो होता है, कूलम कांस्टेंट होता है, जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। इस के की वैल्यू अगर हम किसी कूलम फोर्स को लिखें कि कूलम फोर्स में फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम किस किस चीज पर डिपेंडेंट मानते हैं, किन किन चीजों पर ये वैल्यू डिपेंड करती है। तो हम ध्यान रखेंगे, देखो हमने कहा कि अगर मीडियम वैक्यूम होता है तो हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, मीडियम अदर देन वैक्यूम होता है तो हम एप्सिलॉन लिखते हैं। तो पहला जिस चीज पर ये फोर्स डिपेंड करता है, कूलम फोर्स, वो किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर। पहला किस चीज पर डिपेंड करेगा? मीडियम पर। दूसरा, कांस्टेंट की वैल्यू इस बात पर भी हम डिपेंड मान सकते हैं कि हम कौन सा मेजरमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं। जो मेजरमेंट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू बदलती है, मेजरमेंट सिस्टम। जैसे हमने कहा कि अगर हम ऐसा ही सिस्टम यूज करते हैं तो जो के की वैल्यू हम लेते हैं वो 9 × 10⁹ होती है। लेकिन अगर सीजीएस में अगर आप ये जो कूलम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हो F = K Q1 Q2 अपॉन R², तो के की वैल्यू जो हम लेते हैं वो 1 लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि के की वैल्यू 2 चीजों पर डिपेंड कर सकती है, मीडियम पर और मेजरिंग सिस्टम पर, जो हम मेजरमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, राइट द चार्ज ऑन न्यूक्लियाई ऑफ नाइट्रोजन। 7n14 जो न्यूक्लियाई है नाइट्रोजन की, उस पर हमें चार्ज लिखना है। देखो हम ध्यान रखेंगे जब भी किसी न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो होता है वो होता है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको बेसिकली आप कहते हो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमेशा किसको बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। और इसको हम कहते हैं ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो जो पार्टिकल मिलते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इसको हम कहते हैं मास नंबर, ये कहलाता है हमारा मास नंबर। तो जब हम चार्ज की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो हमें सिर्फ मतलब होता है किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। याद रखेंगे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड दैट इज ड्यू टू दी प्रोटॉन विच आर इनसाइड दी न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमारे पास कितने प्रोटॉन है? 7 प्रोटॉन है, और चार्ज को हम लिखते हैं, सो चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा? चार्ज विल बी इक्वल टू Ne, और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास है 7, और किसी भी प्रोटॉन पर जो हम चार्ज लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियाई ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया? 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, राइट दी CGS एंड SI यूनिट ऑफ चार्ज। हमें बेसिकली यूनिट ऑफ चार्ज लिखनी है, जिसके अंदर हमें नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 देखो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के साथ एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे। वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ऑन रबिंग एन एबोनाइट रॉड, किसी एबोनाइट रॉड को, ये हमारे पास कोई एबोनाइट की रॉड है, एबोनाइट रॉड को अगर हम एनिमल फर से रगड़ते हैं
व्हेन इट इज रब्ड विद एनिमल फर इट गेट्स नेगेटिव चार्ज y। तो जब हम इसको आपस में रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन फर से इस पर ट्रांसफर हो जाते हैं, एबोनाइट पर ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए एबोनाइट रॉड कैसी चार्ज हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज, और ग्लास ये जो फर है ये कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। याद रखेंगे एबोनाइट कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज, फर कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर टू एबोनाइट। हमेशा इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर ट्रांसफर होंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। यही एक्सपेरिमेंट अगर हम ग्लास रॉड के साथ कर रहे थे, जैसे हमने देखो पढ़ा था कि ग्लास रॉड के साथ अगर हम सिल्क के क्लॉथ को रगड़ते हैं, सिल्क के क्लॉथ को रगड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं ग्लास रॉड से किस पर, सिल्क के क्लॉथ पर। तो सिल्क का क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ग्लास की रॉड कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो ऐसी बॉडी जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है वो दूसरी बॉडी जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को स्टील कर लेती है, और जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अब कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे, हम सबका कैसे याद रखेंगे कि किसको किससे रगड़ा तो किसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम एक छोटा सा जो है एक वो लिख रहे हैं, जो कॉमन मटेरियल्स होते हैं उनमें आपस में रगड़ने से कौन सी चीज पॉजिटिव चार्ज होती है, कौन सी चीज नेगेटिव चार्ज होती है। तो इसके लिए बेसिकली हम कहते हैं, देखो एक स्लैंग हम यूज करते हैं और वो स्लैंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो है फेरी। फेरी विल ग्रीट, फेरी विल ग्रीट पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट child, so woman man remain equal, remain equal। ये हमने एक स्लैंग बनाई जिससे हम वर्ड्स को याद रखें। क्या है देखो फिर से लिखेंगे, फेरी विल ग्रीट पेरेंट चाइल्ड सो वुमेन मैन रिमेन इक्वल। और इनमें जो जो मटेरियल हमारे कॉमन मटेरियल है वो सारे आ जाएंगे। इनको फिर एक इसके सबके पहले वर्ड के साथ लिख देंगे, एफ डब्ल्यू जी पी सी एस डब्ल्यू एम आर और ई। अब ये कौन कौन से मटेरियल हमारे हो गए, इन मटेरियल के नाम लिखेंगे। देखो ये मटेरियल एफ फॉर फर, डब्ल्यू फॉर वूल, जी फॉर ग्लास, पी फॉर पेपर, C for cotton, S for silk, W for wood। देखो ध्यान रखेंगे पहली बार वूल के लिए था, अगली बार वुड के लिए आया। M for metal और R for rubber and E for ebonite। अब इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे पास ये है ये लो एफिनिटी वाले हैं और इधर जा रहे हैं तो एफिनिटी क्या होती जा रही है, हाई होती जा रही है। मतलब अगर हम रगड़ेंगे और कोई चीज इस तरफ आती है और उसको इधर वाली किसी चीज से रगड़ेंगे तो इधर वाली चीज हमेशा, जिसकी एफिनिटी हाई है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगी और जिसकी एफिनिटी लो है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा देगी। तो देखो फर सबसे लास्ट में, तो इसका मतलब फर से तो किसी को भी रगड़ेंगे फर जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब फर पे तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। और ठीक इसी तरीके से एबोनाइट जो है वो एबोनाइट तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा क्योंकि सबसे लास्ट में। तो आप इससे क्लियरली अपने इसको देख सकते हैं, जैसे एबोनाइट और फर को रगड़ा तो एबोनाइट इलेक्ट्रॉन लेगा, फर इलेक्ट्रॉन देगा, तो फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एबोनाइट पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक इसी तरीके से ग्लास और सिल्क को हम रगड़ रहे थे तो देखो सिल्क इधर है तो सिल्क इलेक्ट्रॉन लेगा, ग्लास देगा, इसलिए सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ग्लास पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं ग्लास और वूल को आपस में रगड़ता हूं तो देखो ग्लास जो इलेक्ट्रॉन लेगा वूल इलेक्ट्रॉन देगी, यानी वूल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ग्लास पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये एक हमने छोटी सी टेबल हमने बनाई जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर दो चीजों को रगड़े तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये जब मैं नोट्स आपको भेजूं तो उसको ध्यान से देख लेंगे क्योंकि ये जनरली किसी बहुत कम किताबों में दी हुई होती है सारी चीजें। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई सवाल इस तरीके का पूछा जाता है कि दो को रगड़ने में किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज, तो हम इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सीजीएस और एसआई यूनिट चार्ज की लिखनी हम पहले भी कर चुके हैं, हमारे नोट्स में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करें तो चार्ज की सीजीएस और एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट तो चार्ज की जो होती है वो क्या होती है, कूलाम।
और कूलाम को हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। और एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो दो तरीके की एसआई यूनिट हम पढ़ते हैं, एक ईएसयू, ईएसयू का एक और नाम है फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन को एफआर से लिखते हैं, और साथ में इसको कई बार स्टेट कूलाम भी कहते हैं, स्टेट कूलाम। और दूसरी एक और एसआई यूनिट जिसको ईएमयू कहते हैं, और ईएमयू को कई बार एब कूलाम भी कहते हैं। कन्वर्जन अगर आप ध्यान रखना चाहें तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁻⁷ ESU के, और -9 ESU के, और एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम के। जो EMU है वो कूलाम से भी बड़ी जो है यूनिट है, 10 कूलाम मिला के एक EMU बनाते हैं, और 3 × 10⁻⁹ ESU जो होता है वो होता है 1 कूलाम के बराबर होता है। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 1 ESU इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ कूलाम। अगर इनको आपस में रिलेट करें तो इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर ये कहा कि ये जो है 10 कूलाम की जगह ये रख दें ESU, तो EMU और ESU के अंदर क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। इस दोनों को भी आप आपस में रिलेट कर सकते हैं, 3 × 10⁻⁻10 हो जाएगा। अगर आप लिखें तो एक EMU बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻⁻, ठीक है। तो ये हमने हमारे नोट्स में भी हमारे पास दिया हुआ है, आप आगे देख सकते हैं, नोट्स के अंदर भी देख सकते हैं ये चीज ना, ये करके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, व्हेन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, कब होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टेबल इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, जब फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो, उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और दो तरीके के इक्विलिब्रियम आते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों में क्या अंतर होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जिसको डिस्टर्ब करने पर रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है, जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जिसको डिस्टर्ब करने पे कोई रिस्टोरिंग टॉर्क या फोर्स ना लगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कंडीशन होनी चाहिए। देखो, टॉर्क को हम लिखते हैं P sin थीटा, थीटा एंगल है किस किसके बीच का, इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो हमारा डाइपोल मोमेंट है P और E के बीच में जो एंगल होता है उसको हम थीटा कहते हैं। तो थीटा जो होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम कैसा होता है, स्टेबल। और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल कहते हैं। ये भी हमारे नोट्स में क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज दी, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज दी नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमने पहले भी पढ़ा है कि फोर्स जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। फोर्स हमेशा 0 होगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज पर लगेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट, इसलिए नेट फोर्स हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए जो कि हमारे जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। अब हम मूव करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है टोटल हमारे पास 12 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड आउट कर रहा हूँ, क्या है, द चार्जेज ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलाम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलाम respectively are present on two small spheres kept in air at a distance 30 centimeter apart. Find out the force between them. बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखेंगे क्या सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास दो स्फेयर हैं जिनको हमने कितनी डिस्टेंस पर रख रखा है, 30 सेंटीमीटर पर रख रखा है, और एक के ऊपर चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, दूसरे वाले पे चार्ज है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। फोर्स निकालना है, फोर्स बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पर सिंपल वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹ K की वैल्यू, 2 × 10⁻⁻7 इंटू 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दे रखी है, मीटर। हाँ बेटा,
बेटा तो कई बार इंटरनेट स्लो होता है ना, तो वो हो जाता है, आप थोड़ी देर इंतजार करो, अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। 3 इंटू 10 की पावर, देखो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 30 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो ये हमने कहा, इसको हमने कहा R इजिकल टू हो गया 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, इसका स्क्वायर किया तो 9 इंटू 10 की पावर -2, ये कैंसिल हो गया 9 से 9, और टोटल 10 की पावर हमने कैलकुलेट की, ये 3 जो है और ये 2 मिलके बन गया 6, और 10 की पावर हमारे पास हो गई 11 और 14, यानी 10 की पावर जो हमारे पास बची वो -3 बची, तो 3 तो हमारे पास फोर्स आ गया 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? 2 आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फेयर है और जिन पर चार्ज हमें दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलाम और 20 माइक्रोकूलाम। एक पर चार्ज है +10 माइक्रोकूलाम, दूसरे वाले पर चार्ज है -20 माइक्रोकूलाम, और इनको कुछ डिस्टेंस पर if they are brought into contact and then kept at the same distance earlier, then find out the ratio of force in final and initial situation। मान लो इनिशियल सिचुएशन में इनके बीच में फोर्स लो लग रहा है, इनको किसी डिस्टेंस r पे रख रखा है, और F जो फोर्स लग रहा है वो हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इनिशियली फोर्स को हम कैलकुलेट करें, Q1 Q2 की वैल्यू हमें पता है, दोनों माइक्रोकूलाम में, तो दोनों को 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। K की वैल्यू हम ऐसे की ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें कंपेयर करना है, तो हमें हमारे लिए कैंसिल हो जाएगी, तो 10 और 20 मल्टीप्लाई होके बना 200, और इंटू 10 की पावर -12 अपॉन R स्क्वायर। हमने Q1 और Q2 की वैल्यू प्लेस कर दी। फिर इनको देखो, आइडेंटिकल स्फीयर को आपने कांटेक्ट में लाया, कांटेक्ट में लाने से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और नेट अवेलेबल चार्ज क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है, हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो जो है आफ्टर कांटेक्ट अगर आप चार्ज लिखोगे तो आफ्टर कांटेक्ट बोलो क्या चार्ज होगा, दोनों पे मिलाकर कुल कितना चार्ज है, -10, देखो 20 माइनस का है, 10 पॉजिटिव है, तो -10 माइक्रोकूलाम चार्ज है, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ, तो -5 माइक्रोकूलाम, और इस पर भी -5 माइक्रोकूलाम। डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया, तो जो नया फोर्स हमारा F डैश बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, कि अब हमारे पास चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन हो गया 25 और 10 की पावर -12 अपॉन R स्क्वायर। माइक्रोकूलाम में तो हमने 10 की पावर -12 लिखा। फिर हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर किया, अब हमसे पूछा है फाइनल और इनिशियल का रेशो, तो पहले हम यूज करेंगे फाइनल, यानी F डैश अपॉन F निकालेंगे, तो F डैश अपॉन F निकाला तो K 25 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई K 200 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन R स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, K से K, R स्क्वायर से R स्क्वायर, 10 की पावर -25 अपॉन 200 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/8। तो अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल निकालोगे, फाइनल अपॉन इनिशियल निकालोगे तो 1/8 आएगा, और इनिशियल अपॉन फाइनल निकालोगे तो 8/1 आएगा। किताब के अंदर जो आंसर प्रोबेबली दे रखा है वो पूछा तो फाइनल अपॉन इनिशियल है, लेकिन आंसर दे रखा है इनिशियल अपॉन फाइनल का 8:1, तो ध्यान रखेंगे कि जो आंसर आएगा वो आएगा 1/8। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहीं पर ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, छोटा सा क्वेश्चन है, इधर ही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट दी वर्टिसेस ऑफ ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास एक कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमने पहले भी किया हुआ है इस तरीके के सवाल। इसकी दो वर्टिसेस पर हमने चार्ज रख रखा है, और जो है इसकी साइड हमें दे रखी है कितनी, फाइंड दी मैग्नीट्यूड, साइड हमें इसकी दे रखी है ए साइड का हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तीसरे वर्टिसेस पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन कौन बना रहा होगा, ये किधर बना रहा होगा, इसको 1 नंबर चार्ज का, इसको 2 नंबर का, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा अवे होता है, तो इसका इधर हुआ, इसको लिखा E1, और नेगेटिव ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी इलेक्ट्रिकल फील्ड अवे होगा, ये कि हमारे पास क्या हो गया E2। तो E1 और E2 दो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉइंट पर बन रहे हैं, और दोनों के अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो देखो चार्ज दोनों जगह सेम है, डिस्टेंस भी पॉइंट की दोनों से सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, यानी E1 = E2 मैग्नीट्यूड में, और कितना KQ अपॉन A स्क्वायर। अब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के हमारे पास चार्ज आ गए, दोनों के बीच में एंगल की बात करते हैं, तो एंगल दोनों के बीच में हो गया कितना, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल सारे किसके बराबर होते हैं, 60 डिग्री के। और दो इक्वल फोर्सेस अगर 60 डिग्री पर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाता है, नेट किसके बराबर हो जाता है, E will be equal to √3
ऑफ के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √3 बाई के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन अगर हमसे पूछे तो इसकी डायरेक्शन इसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब डायरेक्शन इन दोनों के बीच में से दोनों से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो ये हमारे पास हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल्स का हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर। दो हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर है जिनको हमने इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से लटकाया और जो दोनों इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर 30 डिग्री का एंगल दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में हमें दिया हुआ है। व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हम किसी लिक्विड में ले जाते हैं जिसकी डेंसिटी हमें दी हुई है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द एंगल रिमेन्स द सेम। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड? और हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ मेटल स्फीयर इज 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रख से देखेंगे, दो सिचुएशन हमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। दो सिचुएशन की हमने पहले एयर के अंदर जो है स्ट्रिंग से दो स्फीयर को लटका रखा, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है। तो इनके बीच में जो टोटल एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये क्योंकि इक्वल है तो ये बराबर बराबर डिवाइड होगा, 15 डिग्री और ये भी कितना होगा, 15 डिग्री। अगर इस हाफ डिस्टेंस को मैं x मानूं तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, x होगी। और मेरे को ध्यान है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन किसके बराबर आती है, हमने पहले भी लिखा हुआ है, क्या होती है, Fe बाई mg किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, Fe बाई mg इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास एयर के अंदर क्या आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई कि Fe बाई mg इक्वल टू क्या है, टेंजेंट थीटा। अब देखो इसी को हम लिक्विड में ले गए, इसी को हम किस में ले गए, लिक्विड में ले गए। तो लिक्विड में ले जाने से हमारे पास क्या चीजें चेंज हो जाती हैं, एंगल तो वो की हुई रहा 30 डिग्री, अभी भी ये एंगल थीटा जो है वो कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। ये डिस्टेंस अभी भी x रही। तो लेकिन अब जो फोर्स हमारे पास लगता है mg, उसके अपोजिट एक बायोन्सी फोर्स और लगने लग जाता है, अपवर्ड थ्रस्ट और लगने लग जाती है, जिसको हम Ft कहते हैं। तो अब जो हमारी कंडीशन होती है वो हो जाती है कि मीडियम में लगने वाला, और ये जो फोर्स होता है क्योंकि अब मीडियम आ गया तो जो फोर्स है उसको हम कहते हैं ये फोर्स इन मीडियम आ गया। तो फोर्स इन मीडियम अपॉन mg माइनस Ft विल बी इक्वल टू क्या हो जाता है, टेंजेंट थीटा हो जाता है। अब इनको हम इक्वेट कर देते हैं दोनों, क्योंकि टेंजेंट थीटा दोनों केस में सेम रह रहा है, सेपरेशन जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लिखते हैं Fe बाई mg बराबर हो गया किसके, Fm mg माइनस Ft। वैसे ये सवाल हमने पहले भी किया हुआ है, नोट्स में और वीडियोज में मौजूद है, आप इसको वहां भी देख सकते हो। अब हम कहते हैं देखो हमारे पास जो m है, मास है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका वॉल्यूम v मान लूँ और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी हम मान लें, इस लिक्विड की डेंसिटी रो, और ये जो मेरा है इसकी डेंसिटी हम सिग्मा मान लें, तो मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई g। ये मेरे पास हो गया क्या, जो है mg की जगह मैं लिख सकता हूँ v रो g। ठीक इसी तरीके से Ft की जगह मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन अपवर्ड थ्रस्ट के लिए लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय g, जो है जितना लिक्विड रिमूव किया उसने, जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर अपवर्ड थ्रस्ट लगती है। तो ये चीजें यहाँ हम रख देते हैं। दूसरा रिलेशन हमारा होगा कि वैक्यूम में लगने वाला फोर्स को अगर मैं एप्सिलॉन r से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ जाता है मीडियम में लगने वाला फोर्स। ये सारी चीजें हम यहाँ रख देते हैं। अगर इन सारी वैल्यूज को इधर हम रख दें तो हमारे पास हो जाएगा, देखो हमने लिखा Fe और mg की जगह हमने लिख दिया कितना, v सिग्मा जी, और Fm की जगह हमने लिख दिया Fe अपॉन एप्सिलॉन r, और यहाँ पर mg माइनस Ft। mg की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg की जगह हमने लिख दिया कितना, v रो जी माइनस v सिग्मा जी माइनस v रो जी। अब ये चीज अगर आप देखो ध्यान से तो vg कॉमन आ रहा है, तो vg कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और हमारे पास जो Fe से Fe कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 अपॉन सिग्मा, और ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन r, और यहाँ पर हमारे पास बचा सिग्मा माइनस रो। हमें एप्सिलॉन r की वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन r बराबर हो गया किसके, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, और इनकी वैल्यू हमें दी हुई है
सिग्मा जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ था, सिग्मा इज इक्वल टू जो मटेरियल की डेंसिटी दे रखी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है और लिक्विड की डेंसिटी हमको दे रखी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो गया 1.8 और नीचे हमारे पास हो गया 1.8 माइनस का 0. कितना दे रखा है 1.8 और सॉरी ये 1.6 दे रखा है 1.6 और वो दे रखी है 0.8। ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 0.8 और ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2। तो जो हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई 2 आ गई। ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी है, अगर आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं, डिटो ही सवाल है, सेम क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखना है। 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर बी एंड सी, दो हमारे पास आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर हैं बी एंड सी। दोनों के ऊपर जो चार्ज दे रखा है हमें क्या रखा है, इक्वल और लाइक चार्ज है, मतलब इक्वल भी और नेचर भी सेम है। तो क्यू इस पर मानेंगे तो इस पर भी क्या मानते हैं, क्यू मानते हैं। और इन दोनों के बीच में कोई रिपेलिंग फोर्स लग रहा है, किसी डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं और इनके बीच में कोई रिपेलिंग फोर्स एफ लग रहा है। अगर कोई तीसरा हमारे पास कंडक्टर है ए जो कि अनचार्ज है, क्या है, अनचार्ज है, इसको फर्स्ट इससे टच किया बी से विद बी एंड देन सी, देन विद सी, उसके बाद इसको सी से टच किया। तो फाइंड आउट रेशो ऑफ फोर्सेस बिटवीन बी एंड सी इन फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन। फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन क्या करेंगे, देखो जब हमने पहले फोर्स को तो एफ मान ही रखा है, जब हमने टच किया तो अनचार्ज कंडक्टर है उसको हमने पहले बी से टच किया, अनचार्ज कंडक्टर को बी से टच किया, इस पर चार्ज है क्यू, तो टच करने के बाद हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, यानी ए पर भी क्यू बाई 2 आ गया और बी पर भी कितना आ गया, क्यू बाई 2 आ गया। अब हमने ए को टच किया किसके साथ, सी के साथ, तो ए को जब टच किया तब इस पर चार्ज आ चुका है क्यू बाई 2 और सी पर ऑलरेडी चार्ज है कितना, क्यू। जब इनको आपस में टच किया तो अवेलेबल चार्ज हमारे पास हो गया 3q बाई 2 और जब इक्वली डिवाइड हुआ तो ए पर चार्ज आ गया 3q बाई 4 और सी पर भी चार्ज आ गया कितना, 3q बाई 4। ए को तो हमने रिमूव कर दिया और बी और सी को वापस अपनी जगह पर रख दिया हमने। तो बी पर जो फाइनल चार्ज हमारा बना वो कितना बना, q बाई 2 और सी पर फाइनली चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 3q बाई 4। अब इनके बीच की डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया तो जो नया फोर्स एफ डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर और 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कितना हो जाएगा, 3/8 अपॉन आर स्क्वायर। जबकि जो पहले हमारे पास फोर्स था वो था के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो एफ डैश बेसिकली बराबर हो गया किसके, 3/8 ऑफ एफ। तो जो नया फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 3/8 ऑफ एफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम अब हमारे पास कम बचा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिस पर कोई चार्ज का अरेंजमेंट हमें दे रखा है। स्क्वायर मान लेना इसको आप, कोई एल साइड का स्क्वायर है और जिस पर चार्ज अरेंजमेंट दे रखा है कोई -2q और यहाँ पर है -q, यहाँ पर है +2q और यहाँ पर है प्लस का q और सेंटर पर हमें जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। हमें Q की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.02। Q की वैल्यू हमें दे रखी है 0.02 माइक्रो कूलम और L की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। पहले हम क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस सबके लिए बराबर होगी, सेंटर है तो सारे चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब अगर हम इनको 1 2 3 4 करके मान लें तो इसके कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर बन रहा होगा और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर बन रहा होगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे के अपोजिट बन रहे होंगे। अगर डिस्टेंस को हम x मान लें तो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड में लिख सकता हूँ kq बाई एक्स स्क्वायर, इसका लिख सकता हूँ 2kq बाई एक्स स्क्वायर। तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरे पास बचेगा वो इधर बचेगा कितना, kq बाई एक्स स्क्वायर। अगर इस डिस्टेंस को x मान लूँ, इसको मैंने कहा 1, इसको कहा 2, इसको कहा 3 और इसको कहा 4, तो E1 जो बराबर होगा E1 और E3 को अगर हम एक साथ ले लें तो E31 का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा kq बाई एक्स स्क्वायर, इसका और इसका रिजल्टेंट, क्योंकि ये 2kq बाई एक्स स्क्वायर इधर और ये kq बाई एक्स स्क्वायर इधर। तो फाइनली हमारे पास इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड बचेगा कितना, kq बाई एक्स स्क्वायर।
ठीक इसी तरीके से माइनस में हम चार्ज की तरफ लेते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को, नेगेटिव चार्ज के लिए, तो इसका इधर और इसका इधर नेगेटिव चार्ज का। फिर अगेन इसका 2kq/x² होगा, इसका kq/x² होगा, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरे पास इधर बचेगा कितना, kq/x²। तो अगर मैं E2 और 4 का भी रिजल्टेंट निकालूं तो वो आएगा kq/x²। तो मेरे पास दो बचे फोर्स फाइनली बचे, दो इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइनली बचे, kq/x² और इधर भी kq/x²। और दोनों के बीच में मेरे पास एंगल आ गया 90 डिग्री, क्योंकि डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट आप लिखते हो, दो 90 डिग्री पर इक्वल वेक्टर होते हैं, तो ई नेट जो आपके पास आ जाता है, नेट ई, वो आ जाएगा √2kq/x²। आपको सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है, कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ध्यान से वैल्यू प्लेस करेंगे। Q की वैल्यू हमको दे रखी है 0.02 माइक्रोकूलम, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 × 10⁻⁻6, यानी 2 × 10⁻⁸। और x कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो x बेसिकली बराबर होगा किसके, हमारे पास डायगोनल जो होता है वो साइड मल्टीप्लाइड बाई √2 होता है। तो हमारे पास जो साइड है वो है कितनी, 2 सेंटीमीटर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, और फिर उसका आधा करना है तो उसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, इतने सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ जाएगा √2 × 10⁻²⁰ मीटर। ये इतना आया हमारे पास सेंटीमीटर में, और उसको मीटर में बदला तो ये हमारे पास आ गया। ये सारी वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू प्लेस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q is divided into two parts, Q1 and Q2, which then are kept at a distance r apart. What will be the condition of the force between them to be maximum? देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास मान लो कोई टोटल चार्ज Q है, जिसको हमें दो जगह डिवाइड करना है। किस रेशो में डिवाइड करें कि इनके बीच में फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। मानते हैं कि इसका हमने स्मॉल q पार्ट इसको दे दिया, इसको कितना पार्ट मिला होगा, Q - Q। अब इस केस में इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, kq और Q - Q/r²। अगर इसको एक्सपांड करें तो ये हमारे पास बन गया kq/r² माइनस kq²/r²। अब जब भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो हम बेसिकली जो हमारा वेरिएबल होता है उसके साथ उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू चेंज हो रही है वो क्यों हो रही है, कि हम किस पार्ट में इसको डिवाइड करें, मतलब कितना इसको दे रहे हैं, रिमेनिंग कितना इसको मिल रहा है। तो हम इसको df/dq कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा kq/r² माइनस q² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2q, यानी 2kq/r²। और फॉर मैक्सिमा हम क्या लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू होना चाहिए 0, df/dq = 0, यानी kq/r² माइनस 2kq/r² = 0, यानी kq/r² बराबर हो किसके, 2kq/r² के, r² से r² कैंसिल और k से k कैंसिल। तो हमारे पास q = आ गया 2q, यानी q = q/2। तो जो हमें मैक्सिमम फोर्स के लिए डिवाइड करना पड़ेगा चार्ज को, वो क्या करना पड़ेगा, आधा आधा डिवाइड करना पड़ेगा, 50-50 डिवाइड होगा, और दोनों पे इक्वल चार्ज जब हम डालेंगे तब मैक्सिमम फोर्स हमें दोनों के बीच में मिलेगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7, हमने किया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने नोट्स में पहले किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट दे रखा है, यहाँ +2q चार्ज है, यहाँ पर -2q और यहाँ पर भी -2q। हमसे नेट डाइपोल मूवमेंट पूछा है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं +q और +q में। एक डाइपोल ये बन गया, एक डाइपोल ये बन गया। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं, और डाइपोल मूवमेंट को हम लिखते हैं कि डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस हमें दे रखी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी डिस्टेंस दे रखी है a। तो ये हमारे पास हो गया कितना, डाइपोल फर्स्ट, और ये हो गया डाइपोल सेकंड, क्योंकि दोनों में चार्ज की वैल्यू और वो बराबर है इसलिए मैग्नीट्यूड बराबर आ गया। तो P1 P2 = चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस QA आ गया, QA। और दोनों के बीच में जो एंगल आ गया वो आ गया 60 डिग्री। तो हमारे पास नेट P हो गया √3QA। तो जो हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा √3QA। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो है क्वेश्चन नंबर 9 डिराइव फार्मूला जो आपका नोट्स है उसके अंदर आप इस बैलेंस इक्विलेटरल कंडीशन का जो है फॉर्मूला देखेंगे, वो की वो चीज़ होगी।
क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस क्यू ए दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -7, क्यू बी भी इतना ही दे रखा है, आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 0 0 15 और 0 0 + 15। मतलब जो है एक डाइपोल बन रहा है, जिस डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस हमारे पास आ रही है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों के 0 0 है। अगर हम देखें तो जेड कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग रखे हुए हैं, इसको हम अगर जेड एक्सिस मान लें तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है। एक चार्ज जो आपके पास रखा हुआ है पॉजिटिव वाला चार्ज, वो पॉजिटिव वाला चार्ज आपके पास रखा हुआ कितने पर, वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर -17 और ये डिस्टेंस है 15, नेगेटिव साइड में रखा हुआ है। और जो दूसरा वाला चार्ज है वो हमारे पास रखा हुआ है कितने पे, पॉजिटिव साइड में, और उसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर -7। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है। ये डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर है। और हमसे कहा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। पहले तो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो -z की तरफ आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऊपर है और पॉजिटिव चार्ज नीचे है, तो डायरेक्शन तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का k कैप आ जाएगी। और वैल्यू अगर बात करें तो डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट की वैल्यू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, यानी 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और डिस्टेंस होगी 30 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 7.5 और 10 की पावर हो जाएगी -8, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 7.5 इंटू 10 की पावर -8 और डायरेक्शन माइनस का k कैप, और यूनिट आप जानते हो इसकी कूलाम मीटर होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमें दिया हुआ है उसमें हमें कहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मूवमेंट 4 इंटू 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। डाइपोल मूवमेंट हमें दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। इज ओरिएंटेड, इसका जो थीटा हमें दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ वैल्यू, ई की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। हमसे कहा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन दी डाइपोल। टॉर्क आप जानते हो डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा P sin थीटा। कितना होगा टॉर्क, P sin थीटा। P की वैल्यू आपको दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर -9, E की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर 4, sin 30 मतलब हो गया 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 इसमें से एक पावर कम 8 और फिर 4 पावर, तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। दी सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज 3 सेंटीमीटर लिख रखा है, इसको किताब में करेक्ट कर लेंगे, 3 मीटर होगा। दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, जिनके बीच में सेपरेशन हमें दे रखा है, ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन दे रखा है 3 मीटर। दोनों चार्जेस का सम दे रखा है Q1 प्लस Q2 हमें दे रखा है 20 माइक्रोकूलाम। 20 माइक्रोकूलाम यानी 20 इंटू 10 की पावर -6।